भाई बीवी की बात सुनना हर समझदार व्यक्ति का फर्ज होता है, माना। लेकिन ये क्या कि सिर्फ सुनते ही रहो और अपना कोई दिमागी ना हो। अरे सुन रहे हो? अरे सुन ही तो रहा है ना, और कर ही क्या रहा है ये? सुन रहे हो? ऐसे बोलती है जैसे मेरा लड़का बहरा हो। हाँ हाँ बस करिए अब, बहरा ही तो है आपका लड़का। बीवी की बात को जो ना सुने उसे बहरा ही कहते हैं। अरे कहाँ रह गए? सामने से दिनेश हरे रंग की कमीज के साथ पीले रंग की पैंट पहनकर खड़ा होता है। देखो, जरा देखो खुद को। माँ ने तो न जाने क्या क्या पहना कर बड़ा कर दिया, लेकिन फैशन सेंस बीवी ही देती है। देखा क्या जच रहे हो? तभी पास खड़ी बहन आ जाती है। बस एक कमी है भैया, गले में नीले रंग का रुमाल बांध लो, फिर तो पूरा रंगारंग कार्यक्रम लगोगी। ये क्या है भैया, मतलब कुछ भी पहन लेते हो? अरे क्या पहना है ये? अब तेरी भाभी लाई है। वो रंगीला फिल्म में आमिर खान ने भी ऐसी ही ड्रेस पहनी थी। क्यों रमा, कैसा लग रहा हूँ? बिल्कुल आमिर जैसा लग रहा हूँ ना मैं? आमिर खान? वो तो आपके सामने कुछ नहीं लगता है जी। कैसी बात कर रहे हैं आप? तो सभी हीरो से ऊपर हैं। अच्छा चलो, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, देर हो रही है। अरे भैया ये मत पहन कर जाओ, लोग हंसेंगे। देखो शिल्पी, अपने पति को बताना कि क्या पहनना है और क्या नहीं, समझी? अरे रहने देना बिटिया। पर माँ भाई तो मेरा है ना, तो मैं। अरे रहने देना, जब तेरे भाई को ही कोई फिक्र नहीं है तो तू क्यों चिंता कर रही है उसकी? दिनेश दफ्तर जाता है, जहाँ रास्ते से लेकर ऑफिस तक सब उसे घूरते हैं और मन ही मन हंसते हैं। क्या बात है, ऐसे तो कोई मुझे देखता भी नहीं था। आज देखो कैसे सभी घूर रहे हैं। तभी दिनेश के दफ्तर में काम करने वाली श्रद्धा आ जाती है। क्या बात है दिनेश जी, लग रहा है जैसे कोई हीरो ऑफिस में आ गया हो। अच्छा, मतलब आपको भी पसंद आया? कल से ना मैं ऐसे ही ऑड कॉम्बिनेशंस पहन कर आऊंगा। आपको तो पता ही है कि मेरी नई नई शादी हुई है। तभी दूसरा बोल पड़ता है। ओहो, मतलब पसंद भाभी जी की है। वैसे दिनेश जी, बीवी की इतनी भी बात नहीं माननी चाहिए। जलन हो रही है आपको? श्रद्धा जी ने मेरी तारीफ कर दी तो हैं? कोई बात नहीं, जलिए जलिए। पति घर आता है, जहाँ बीवी उसका इंतजार कर रही होती है। कैसा रहा आज ऑफिस में? बस मिल गई थी ना वक्त से? अरे आज तो कमाल ही हो गया। अरे दूर से ही बस मुझे देख कर रुक गई। मैंने तो हाथ भी नहीं दिया था, और फिर क्या, सभी मुझे देख रहे थे। मैं तो आज ऐसा फील कर रहा था जैसे कोई हीरो। देखा, मेरे कहने पर चलोगे तो राज करोगे पूरी दुनिया में। बेटा खाना लग गया है, चल कपड़े चेंज करके आ जा। लेकिन माँ जी, हम लोगों ने रात का खाना छोड़ दिया है। वो क्या है ना, डॉक्टर भी कहते हैं कि रात को हल्का खाना चाहिए। अरे तो बता देती ना पहले ही, मैंने सबका खाना बनाया है। भाई तू तो खा ले, सब साथ में अब तक खाना खाते आए हैं ना। हाँ ठीक है, मैं कपड़े बदल कर आ रहा हूँ। वैसे माँ मुझे बहुत भूख लग रही है। दिनेश वहाँ से कमरे में चला जाता है, जहाँ उसके पीछे पीछे पहुँच जाती है रमा। ये क्या है जी, जब मैंने कह दिया कि हम लोग रात का खाना नहीं खाएंगे तो क्या जरूरत थी यहाँ कहने की? हाँ, आ रहा हूँ। अरे रमा, सारा दिन काम करके इतने दूर से घर आता हूँ, खाना नहीं खाऊंगा तो बीमार हो जाऊंगा। अरे चक्कर आएंगे, मर जाऊंगा मैं। कर लो बकवास। आपको पता है ना, मैंने फैशन डिजाइनिंग के साथ डाइटिशियन और फूड टेक्नोलॉजी का भी कोर्स किया था। अरे क्या बात है यार, तुम तो सच में बहुत टैलेंटेड हो। मेरी तो लॉटरी लग गई इतनी टैलेंटेड लड़की से शादी करके। हाँ, लेकिन उसकी मानोगे तब ना। अरे रात का खाना पेट में रह जाता है, वो पचता नहीं है, इसलिए रात में खाना नहीं खाना चाहिए। अच्छा, तो मैं मना कर देता हूँ। बात तो सही है, रात को तो बस सोना ही है। मैं अभी माँ को मना करके आता हूँ। दिनेश बाहर जाता है और माँ से खाने को मना कर देता है। देख बेटा, ठीक है कि बीवी की बात माननी चाहिए, लेकिन माँ की भी बात सुन ले। हल्का खाना है ना, तो तू ये 1 कटोरी दाल और 1 कटोरी ये हरी सब्जी खा ले, ठीक है? ठीक है माँ, ऐसा करता हूँ। वैसे भूख तो लगी रही है, पर माँ बताना नहीं, रमा को बुरा लग जाएगा। बस एक शर्त कि तुम रोज ऐसे ही खा कर जाओगे।
अच्छा ठीक है, मैं रोज ना सिर्फ दाल और सब्जी खाऊंगा। दिनेश खाकर कमरे में जाता है जहां रमा इधर उधर घूम रही होती है। अरे क्या हो गया मेरी डॉक्टर साहिबा को? कुछ नहीं, बस वॉक कर रही थी। रमा को भूख लग रही होती है लेकिन वो करे क्या, कैसे कहे कि चलो दिनेश खाना खा लेते हैं। वहीं दिनेश मन ही मन माँ और बहन का शुक्रिया अदा करता है। दोनों सो जाते हैं लेकिन आधी रात को हाय क्या करूं, भूख के मारे नींद ही नहीं आ रही। चलकर देखती हूँ क्या क्या रखा है। रमा किचन में जाती है लेकिन बाहर ताला लगा होता है। हे भगवान, किचन में ताला कौन लगाता है? पानी पीकर ही सो जाती हूँ। अगले रोज जब सब नाश्ते के लिए बैठे होते हैं तो रमा, पूड़ी, एक और पूड़ी। भाभी इतना भी तला नहीं खाना चाहिए, आप तो डाइटिशियन है ना। हाँ रमा, मैंने भी मेरी सहेली मैगजीन में पढ़ा था कि ज्यादा तला खाने से फेस पर पिंपल्स निकल आते हैं। अरे बस बहू, अब नहीं, 2 से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं। अरे कल को तेरा फेस पिंपल से भर गया तो मैं कहाँ इलाज करवाऊंगी। रमा जैसे तैसे आधा पेट खाना खाकर कमरे में चली जाती है और फिर होती है रात। माँ ला, जल्दी से दाल और सब्जी दे दे। हाँ हाँ लेकिन बेटा बहू, अरे माँ वो डाइटिशियन है ना, उसकी आदत है भूखे रहने की, लेकिन मुझे तो तूने हमेशा खिला पिला कर पाला है। चल माँ, अब मैं चला अपने कमरे में। वहीं रमा एक बार फिर भूखी रह जाती है। दिनेश, वो तुम रात में खाना नहीं खाते हो तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है ना? दिनेश, जिसका पेट उसकी माँ के खाने से पहले से ही भरा हुआ था। नहीं तो मेरे लिए मेरी बीवी का आदेश सराखों पर। मैं नहीं खाता खाना, और सच्ची रमा बड़ा एनर्जेटिक फील करता हूँ मैं। रमा जिसका पेट पूरा खाली था वो सोचती है कि कहाँ फंस गई। किसी तरह रात कटती है और सुबह, भाभी वो आज नाश्ते में छोले भटूरे बने हैं, आप तो खाएंगी नहीं तो आपके लिए ये पालक उबाल दी है। पूरा घर बैठकर फूले फूले भटूरे खा रहा था, तभी रमा जोर से चिल्ला उठती है। नहीं हूं मैं कोई डाइटिशियन, मुझे भूख लगी है, प्लीज मुझे भी भटूरे दे दो। मतलब तुमने डाइटिशियन का कोर्स नहीं किया है? नहीं, वो तो मैं बस तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए। मुझे भूख लगी है। देख रमा, आज से ना अब ज्यादा होशियार बनना नहीं, समझी? माना बहू है तू, लेकिन वो मेरा बेटा है, तो आज से तू बहू बनकर रहना। और दिनेश तू, माँ मैं तो तेरा लाडला बेटा हमेशा। मैं वादा करती हूँ कि मैं जय और नीरज को कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। मुझे यकीन है तुम इनका अच्छे से ध्यान रखोगी, जितना इनकी माँ जान की रखती थी। रवि और नीरज को कभी माँ की कमी महसूस नहीं होगी। हो सकता है ये दुनिया तुम्हें सौतेली कहे, मुझे दुनिया की परवाह नहीं है। मैंने आपसे शादी की है और ये हमारा घर है। मैं आज से घर की और बच्चों की जिम्मेदारी तुम्हें देता हूँ। केशव कुमार की पहली पत्नी जानकी के मरने के बाद केशव ने अपनी दोस्त कौशल्या से शादी कर ली। उस वक्त लोगों ने केशव और कौशल्या पर काफ़ी इल्ज़ाम लगाए, जैसे कि पहले से ही उनका कोई चक्कर था। लेकिन उन दोनों ने इन बातों को नज़रअंदाज करके सिर्फ अपने बच्चों पर ध्यान दिया और आज 21 साल बाद जय और नीरज कौशल्या की आंखों के तारे हैं। जय, ये लो, आज मैंने तुम्हारे पसंद के पास्ता बनाया है। थैंक यू माँ। आपको पता है मुझे कितने दिन से ये खाने की इच्छा थी। आपको पता नहीं कैसे पता चल जाता है कि मेरा मन क्या कर रहा है। माँ को सब पता चल ही जाता है कि बच्चे के मन में क्या चल रहा है। हाँ, पर आप तो बस भैया से प्यार करती है, मुझसे नहीं, है ना पापा? अरे मुझसे भी कहाँ करती है। अरे ऐसा कुछ नहीं है। नीरज ये देख, तेरे लिए मैंने रसगुल्ले बनाए हैं, तुझे पसंद है ना? अरे वाह माँ, रसगुल्ले! आज तो आपने दिन ही बना दिया। थोड़े रसगुल्ले मेरे दोस्तों के लिए भी पैक कर दो ना, सारे ऑफिस में मांगते रहते हैं। मुझे पता था तू यही कहेगा, इसलिए मैंने पहले से ये पैक करके रखे थे। और मेरे लिए? आपके लिए क्या, इतना सब तो बनाया है। पापा, माँ सच में आपसे प्यार नहीं करती है? हाँ,
और तुझसे ज्यादा मुझसे करती है ना माँ? अरे तुम दोनों लड़ना बंद करो। तुम दोनों को पता है कि मैं तुम दोनों से एक जैसा ही प्यार करती हूँ। माँ के लिए उसकी संतान उसकी आंखों की तरह होती है। अब कोई एक आंख से ज्यादा प्यार करेगा और दूसरी से कम क्या? देखा? हाँ, फिर भी मैंने कहा था ना कि माँ मुझसे ज्यादा प्यार करती हैं। माँ देखो ना। कौशल्या के प्यार ने इस घर को संभाल के रखा था, लेकिन अब नीरज और जय बड़े हो चुके थे, इसलिए कौशल्या को उनकी शादी की फिक्र थी कि उसके बेटों की जिंदगी में बस 2 अच्छी लड़कियां आ जाए, जिससे उनकी दुनिया खुशियों से भर जाए। अब बस मेरी एक ही इच्छा है, जय और नीरज की जिंदगी में ऐसी 2 लड़कियां आए जिनके साथ वो हमेशा खुश रहे। बात तो तुम सही कह रही हो। अब दोनों की उम्र भी हो गई है शादी की। मैं ये सोच रही थी कि हमें रिश्तेदारों में जय और नीरज की शादी की बात निकालनी चाहिए। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मैं जानती हूँ हमारे सारे खानदान में सबको ऐसा ही लगता है कि मैं इन दोनों की सौतेली माँ हूँ। पता नहीं इनके साथ कैसा व्यवहार करती होंगी। क्या पता मैं इनकी पत्नियों के साथ भी गलत बर्ताव करूँ। कौशल्या, मुझे पता है कि इतने सालों में तुमने कितनी मेहनत की है जय और नीरज को संभालने में। उनकी माँ के जाने के बाद बच्चे तो जैसे हंसना ही भूल गए थे, लेकिन तुमने उन्हें माँ का प्यार दिया और संभाला। लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उनके जीवन में कोई भी तकलीफ आए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो दोनों आज भी जानकी को कितना याद करते हैं। मैं उनकी माँ जानकी की जगह कभी नहीं ले पाऊंगी। ये बात तो सच थी कि आज भी जय और नीरज अपनी माँ जानकी को बहुत याद करते थे और चुपके से अपनी माँ के कमरे में जाकर उनकी यादों को ताज़ा करते थे। भाई, आपको याद है माँ ने आखिरी बार मुझे ये दिया था जब वो हमें छोड़कर? याद है। माँ की वो आंखें आज भी मुझे याद है, जब वो अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। मैं कैसे भूल सकता हूँ। भाई, कभी कभी सोचता हूँ कि काश माँ हमारे साथ होती तो कितना अच्छा होता ना। कौशल्या, माँ के सामने ये बात कभी मत कहना, नहीं तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। मैं जानता हूँ, कौशल्या माँ कह रही थी कि वो हमारे लिए लड़की ढूंढ रही है। आपको नहीं लगता कि हमें उन्हें सब कुछ बता देना चाहिए? मैं भी उन्हें बताना तो चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले कि हम उन्हें सच बताएं, हमें एक बार नियति और रिया से बात कर लेनी चाहिए। हाँ, ये भी सही है। हम आज ही उन दोनों से बात करते हैं और उन दोनों को माँ और पापा से मिलवाने ले आएंगे। पता नहीं माँ कैसे रिएक्ट करेंगी ये बात को सुनकर। जय और नीरज नियति और रिया से मिलने जाते हैं। ये दोनों वही लड़कियां थीं जिनसे जय और नीरज प्यार करते थे। माँ आज भी जानकी आंटी को बहुत याद करती हैं। सच में वो दोनों ना सिर्फ पड़ोसी थे बल्कि बहुत अच्छी सहेलियां भी थीं। इसीलिए तो हम चारों बचपन से साथ रहे हैं। कौशल्या आंटी को हम सब के बारे में पता है कि हम चारों साथ हैं, और जानकी आंटी और मेरी माँ पक्की सहेलियां थी। तुम दोनों को लगता है कि उन्हें बुरा नहीं लगेगा क्योंकि तुम्हारी माँ ने हमारी माँ से कहा था कि अपने चारों बच्चों की शादी साथ में करेंगी, इसलिए तुम दोनों हम दोनों के साथ हो। आंटी को बुरा नहीं लगेगा कि तुम दोनों ने जानकी आंटी की मर्जी से शादी की, उनकी पसंद की लड़की से नहीं? कौशल्या माँ हमसे बहुत प्यार करती है ना भाई, मुझे नहीं लगता कि उन्हें बुरा लगेगा। पता नहीं, शायद लग भी सकता है, क्योंकि आज तक उन्होंने हमें इतना प्यार दिया है और हम आज भी अपनी माँ को नहीं भूल पाए और उनकी सहेलियों की बेटी से ही शादी कर रहे हैं। मुझे लगता है हमें उनसे अब और नहीं छुपाना चाहिए। नियति सही कह रही है, जितना हम छुपाएंगे उन्हें उतना ही दुख होगा। हम आज ही उनसे बात कर लेते हैं। मुझे लगता है कि हम चारों को उनके पास जाना चाहिए। हाँ भाई, मुझे भी यही लगता है। जय और नीरज नियति और रिया को कौशल्या से मिलवाने ले आते हैं। अरे तुम दोनों पहले बता देते कि तुम दोनों अपने दोस्तों को ला रहे हैं तो मैं कुछ अच्छा से बना देती। माँ, ये नियति और ये उसकी बहन रिया। अरे ये तो वही नियति और रिया है ना, जो बचपन में हमारे पड़ोस में रहते थे। इनकी मम्मी जानकी की पक्की सहेली थी ना? हाँ पापा, ये दोनों वही है। आओ आओ बेटा बैठो। कौशल्या, ये चारों बचपन में साथ में ही खेलते थे। हमेशा इनकी मम्मी जानवी जानकी की बड़ी अच्छी दोस्त थी। बचपन में हमेशा कहती थी इन चारों की शादी कर देंगे हम। पापा, हम दोनों नियति और रिया से शादी करना चाहते हैं। क्या? तो तुम दोनों ने पहले क्यों नहीं बताया? कौशल्या ने तुम्हारी शादी की बात कितनी जगहों पर चलाई है। माँ भी यही चाहती थी कि हम चारों साथ रहे, इसलिए। लेकिन माँ, हम आपको दुखी नहीं करना चाहते थे, इसलिए सॉरी माँ। अगर हाँ माँ, हमें माफ़ कर दीजिए प्लीज़। अरे तुम दोनों सॉरी क्यों बोल रहे हो?
मुझे तो तुम दोनों पे गर्व है कि तुम दोनों अपनी मम्मी की आखिरी इच्छा का मान रख रहे हो। मुझे कोई दुख नहीं है, सच में। लेकिन माँ, आप हमसे नाराज तो नहीं है ना कि हमने आपसे इस बात को छुपाया? मैंने हमेशा तुम दोनों की खुशी ही चाही है, बस और कुछ नहीं। और अब तो मुझे ये भी पता चल गया है कि ये जानकी की आखिरी ख्वाहिश थी, इसलिए मैं ना क्यों कहूँगी इस शादी के लिए। वो सब तो ठीक है, लेकिन नियति और रिया, तुम्हारे पापा को पता है इन सब के बारे में? नहीं अंकल, उन्हें अभी तक हमारे रिश्ते के बारे में नहीं पता, लेकिन अब आपसे बात करने के बाद हम उनसे भी बात कर लेंगे। उन्हें हमारे घर भेज देना आगे की बात करने के लिए। वो हमारे पुराने पड़ोसी भी है और मित्र भी। उनसे मिलकर हमें भी अच्छा लगेगा। और ये जानकी की आखिरी इच्छा थी तो हम इसे ज़रूर पूरा करेंगे। जी अंकल, अब हम चलते हैं। नमस्ते अंकल और आंटी। हाँ बेटा, जाया और नीरज, जा इन दोनों को बाहर छोड़ा। नियति और रिया ने घर जाकर सारी बात अपने पिता से कही, लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस बात को सुनकर उनके पिता के विचार कुछ और ही होंगे। तुम दोनों को पता भी है? तुम दोनों जिन लड़कों से शादी करने के बारे में सोच रहे हो, उनकी माँ सौतेली है। इसका मतलब है कि वो तुम्हारी सौतेली सास होगी। अरे तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी। पापा, कौशल्या आंटी ऐसी नहीं है, आप उन्हें गलत समझ रहे हो। हाँ पापा, वो जया और नीरज दोनों से बहुत प्यार करती हैं। ऐसा तुम्हें लगता है? बस जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तब उनका असली चेहरा सामने आएगा। जानकी और मैं कितने अच्छे दोस्त थे। आप जानते हैं, जय और नीरज उनके ही बेटे हैं और वो अपनी माँ की आखिरी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं। हमें उनकी मदद करनी चाहिए। जय और नीरज कौशल्या की चाल को नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि शादी के बाद सौतेली सास इन दोनों को बहुत तकलीफ देगी। पापा, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? जय और नीरज कभी हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें यकीन है कि वो कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे? हाँ पापा, हम दोनों उन्हें अच्छे से जानते हैं। अगर कौशल्या आंटी ने शादी के बाद कुछ भी किया तो भी वो हमारा ही साथ देंगे। लेकिन मुझे यकीन है कौशल्या आंटी ऐसी है ही नहीं। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं उन दोनों की परीक्षा लूँगा। अगर वो तुम दोनों का साथ देते हैं तो ही ये शादी होगी, वरना नहीं। वीरेंद्र कौशल्या के सौतेले होने के कारण अपनी बेटियों की शादी उस घर में करने को तैयार नहीं था, इसलिए उसने सोचा कि सबसे पहले वो केशव के घर उनसे बात करने जाएगा। आइए आइए, आपका स्वागत है। आज हम कितने वक्त बाद मिल रहे हैं केशव जी। किसे पता था कि इतने सालों के बाद हम अपने बच्चों की शादी के लिए मिलेंगे। केशव आपको जानते हैं, लेकिन मैं आपसे पहली बार मिल रही हूँ। हाँ, जानकी भाभी के जाने के बाद जानवी का यहाँ मन नहीं लग रहा था, इसलिए हमने ये मकान बेच दिया था और उसके कुछ वक्त बाद आप दोनों ने शादी कर ली। मुझे खुशी है कि हमारा परिवार और आपका परिवार इतने करीब रह चुके हैं। मैं और मेरा परिवार जानकी भाभी के काफ़ी करीब थे, लेकिन आपके नहीं। इसलिए सच कहूँ तो मुझे इस रिश्ते से आपत्ति है। वीरेंद्र की बातों को सुनकर केशव और कौशल्या परेशानी में पड़ गए थे। उन्हें धीरे धीरे समझ में आ रहा था कि वीरेंद्र आखिर किस बात की तरफ इशारा कर रहे थे। मैं समझ सकता हूँ आपको आपकी बेटियों की चिंता है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि वो यहाँ भी उसी खुशी के साथ रहेंगी जैसी वो आपके साथ रहती हैं। मैं 2 बेटियों का बाप हूँ, मुझे समाज को मुंह भी दिखाना है। आप तो जानते हैं कि शादी के बाद अगर सास अच्छी ना हो तो लोग कैसी कैसी बातें करते हैं, और तो और लड़कियों की ज़िंदगी खराब हो जाती है, वो अलग। और यहाँ तो सौतेली सास का मामला है। नहीं, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता हूँ। कौशल्या ने जय और नीरज को कभी सौतेला नहीं समझा, उन्हें एक असली माँ की तरह ही पाला है। लेकिन मुझे इन बातों पर यकीन नहीं है ना, सच में। इसीलिए मैं इस रिश्ते को कबूल नहीं कर रहा हूँ। अच्छा यही होगा कि आप अपने बेटों से कह दें कि वो मेरी बेटियों से दूर रहे। देखिए भाई साहब, ये जानकी की आखिरी ख्वाहिश थी। जय और नीरज अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं। वो टूट जाएंगे अगर उन्हें ये पता लगेगा कि वो अपनी माँ की आखिरी इच्छा को भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। अगर जान की बहन होती तो मैं कभी इस रिश्ते के लिए मना ही नहीं करता, लेकिन मैं अपनी बेटियों को उस घर की बहू नहीं बना सकता जहाँ सौतेली सास का राज चलता हो। ये आपने सौतेला सौतेला क्या लगा रखा है? कौशल्या सौतेली नहीं है। आपके कहने से ये सच नहीं बदल जाता। शादी के बाद आपकी बहुएं इनकी सौतेली बहुएं ही कहलाएंगी। वीरेंद्र की बातों से केशव और कौशल्या को काफ़ी दुख हुआ था। उसके जाने के बाद वो दोनों सोच रहे थे कि जय और नीरज को ये सारी बातें कैसे बताएंगे। आज मेरे सौतेले होने की वजह से मेरे बेटों का घर नहीं बस पा रहा है। और तुम ये सब क्या सोच रही हो कौशल्या? तुम भी जानती हो कि तुमने कभी जय और नीरज को सौतेला नहीं समझा।
आज मेरी वजह से उनकी अपनी माँ की आखिरी इच्छा को भी वो नहीं पूरा कर पाएंगे। उन्हें कितना दुख होगा ये बात को जान करके मेरी वजह से ये सब हो रहा है। वो दोनों तो मुझसे नफरत करेंगे ना। नहीं कौशल्या, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हमारे बच्चे तुमसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ, लेकिन फिर भी वो अपनी माँ से भी तो प्यार करते हैं ना। मैं उनके बीच का कांटा नहीं बन सकती हूँ। मैं वीरेंद्र भाई साहब से कहती हूँ कि अगर वो नियति और रिया की शादी करवाते हैं तो मैं शादी के बाद यहाँ से चली जाऊँगी, उनके साथ नहीं रहूँगी। ये क्या कह रही हो तुम? सही तो कह रही हूँ। मुझे बस हमारे दोनों बच्चों की खुशी चाहिए। मैं हमारे बेंगलोर वाले घर में रहने चली जाऊँगी। उनकी ज़िंदगी में कभी दखल नहीं दूंगी। अगर तुम्हारा यही फैसला है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। लेकिन कुछ नहीं। हमारे बच्चे खुश रहे इसलिए तुम इतना सब कर रही हो, तो मैं तुम्हारे लिए इतना नहीं कर सकता? और हमारा क्या? जय नीरज, तुम दोनों? हाँ, और मैं वीरेंद्र अंकल को भी हमारे साथ लाया हूँ। तुम दोनों इस सब में मत पड़ो बेटा। मैं वादा करती हूँ कि जानकी की आखिरी इच्छा जरूर पूरी होगी। माँ, ये आप क्या कह रही हैं? हम आपको छोड़कर शादी करेंगे? आपको हम इतने बुरे लगते हैं क्या? हाँ माँ, हम जानते हैं कि हमारी माँ से हम आज तक भी बहुत प्यार करते हैं, उनकी इच्छा को भी पूरा करना चाहते हैं, लेकिन हम आपसे भी उतना ही प्यार करते हैं। हम आपको हमें छोड़कर कहीं नहीं जाने देंगे। बस बचपन में माँ के जाने के बाद आपने हमें सबसे ज़्यादा प्यार किया, हमें संभाला। अंकल, आप हमारी माँ को सौतेला कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने हमें कभी सौतेला फील ना हो इसलिए अपना बच्चा ही नहीं किया। हम अपनी माँ को नहीं छोड़ सकते। सोच लो, इसके बाद नियति और रिया तुम्हारी लाइफ में नहीं रहेंगी। जिनके आने से हमें अपनी माँ को खोना पड़ जाए, हम ऐसी लड़कियों से शादी नहीं करनी। हम नियति और रिया से प्यार करते हैं, लेकिन अपनी माँ के प्यार का हम ये सिला नहीं दे सकते। लेकिन बेटा, जानकी की आखिरी इच्छा। माँ, आप हमारे लिए ज़्यादा महत्व रखती हैं। हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे और ना ही किसी को आपका अपमान करने देंगे। वाह, मान गए तुम दोनों को। सच में तुम दोनों जान की बहन के ही बेटे हो। क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि मैं तो बस इनका इम्तिहान ले रहा था। मैं देखना चाहता था कि जिस माँ ने उनके लिए अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी, क्या वो दोनों उसे छोड़ देते हैं या नहीं। अगर तुम दोनों आज मेरी बेटियों को चुनते तो मैं कभी तुम्हारी शादी नहीं करवाता, लेकिन तुमने कौशल्या बहन के प्यार और त्याग को आगे रखा। इसलिए अब मुझे यकीन है कि तुम दोनों मेरी बेटियों का ख्याल भी अच्छे से रख सकते हो। और कौशल्या बहन, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने अगर आपका दिल दुखाया हो तो। मैं जानता हूँ कि अगर आज जान की बहन यहाँ होती तो वो भी इन दोनों को आप जितना प्यार नहीं कर पाती। मुझे भी तुम दोनों पर बहुत नाज है बेटा। माँ, आज के बाद आप कभी भी हमें छोड़ के जाने की बात मत करना प्लीज़। हाँ माँ, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि तुम दोनों मेरे बेटे हो। और भाई साहब, मैं आपको यकीन दिलवाती हूँ कि आपकी बेटियों को कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि मैं उनकी सौतेली सास हूँ। मैं वादा करती हूँ, मैं उन्हें भी अपनी बेटियों की तरह ही रखूँगी। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आज जान की जहाँ भी होगी वो ये सब देखकर बहुत खुश हो रही होगी। आज तो जैसे कावेरी की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि वो अपने घर की पहली बहू को देखने जो जा रही थी। कावेरी अपने बड़े बेटे आकाश का रिश्ता लेकर जौनपुर गांव में उसकी सहेली के घर जा रही थी, जहां सहेली की बेटी दिव्या का रिश्ता आया था आकाश के लिए। अरे जल्दी चलो, कहीं देरी ना हो जाए। अरे माँ, जौनपुर इतनी दूर नहीं है, हम जल्दी ही पहुंच जाएंगे। अरे फिर भी हमसे तो रहा ही नहीं जा रहा है ये सोच सोच कर कि हमारे आकाश का रिश्ता होने जा रहा है। अरे माँ, आकाश भैया से भी तो पूछो उनके दिल का हाल। अरे ऐसा कुछ भी मत कहो, हम कोई उतावले नहीं हुए जा रहे। ये तो मम्मी ने कहा तो हमने कहा चलो देख लेते हैं। हाँ 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 हाँ, जरा देखो तो भैया को कैसे इतरा रहे हैं। अरे आप बस भी करो आकाश को छेड़ना। हम कह रहे हैं ना कि हमारी सहेली की बेटी दिव्या बहुत ही सुंदर है, तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। सच। और नहीं आई तो? अरे तो हम मना कर देंगे और क्या। अरे चलो आप बहस मत करो, जल्दी निकलो। आकाश और उसका परिवार जौनपुर पहुंचते हैं जानकी के घर, जहां दोनों सहेलियां अपनी पुरानी यादें ताज़ा कर रही थी। अरे कावेरी और मैं तो बचपन की सहेलियां हैं, बड़े मज़े करते थे हम साथ में।
हाँ, इसीलिए तो जब जानकी ने हमसे कहा कि उसकी बेटी का रिश्ता ढूंढ रहा है तो हमने तुरंत ही अपने बेटे आकाश के लिए कह दिया। जी जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है बहन जी। हमारा खानदान भी बहुत बढ़िया है और दिव्या तो सबकी लाडली है। अच्छा, लेकिन दिव्या है कहाँ? ये लो, आ गई दिव्या चाय लेकर। हमने कहा था ना बहुत ही सुंदर है, देखो। अरे मुंह तो बंद करो। आकाश बेटा, साफ साफ दिख रहा है कि तुम्हें दिव्या कितनी पसंद आई है। मम्मी, भैया तो गए काम से बस। ओए चुप कर तू। वो तो मैं बस यूं ही। तू कहे तो मना कर देते हैं हम। अरे नहीं नहीं, मना क्यों करना है? जानकी, हम तो कह देते हैं दिव्या तो हमें बहुत ही पसंद है, सच में। अब तुम्हें हमारा बेटा आकाश पसंद है या नहीं वो तुम्हारा फैसला है। दिव्या की मुस्कान से तो लग रहा है कि उसे भी आकाश बहुत ही पसंद आ गया है। अगर ऐसा है तो हम ये रिश्ता पक्का समझे। अरे जी बिल्कुल, नेक काम में देरी कैसी भाई साहब, है तो अभी ही अपनी बहू को शगुन दे देते हम। ये लीजिए, आज से दिव्या हमारे घर की बहू हुई जानकी। बधाई हो। अरे तुम्हें भी बधाई हो समधन जी। आकाश को दिव्या पहली ही नज़र में पसंद आ गई थी और दिव्या का भी कुछ ऐसा ही हाल था, इसलिए दोनों की शादी का मुहूर्त भी जल्दी ही तय कर दिया गया और शादी भी जल्दी हो गई। हमें तो यकीन नहीं हो रहा कि हमारी छोटी सी दिव्या की शादी हो रही है। होता है जानकी, लेकिन तुम काहे चिंता कर रही हो? हम है ना, हम दिव्या को बेटी की तरह रखेंगे। कावेरी बहन जी, ये है हमारे रिश्तेदार। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते, कैसे हैं आप सब? हम सब तो ठीक है, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। आइए आइए, दुल्हा दुल्हन से मिल लीजिए। दिव्या और आकाश की शादी बड़े ही धूमधाम से संपन्न हुई और दोनों जौनपुर से गुड़गांव आ गए। कावेरी की खुशी का तो ठिकाना नहीं था क्योंकि उसकी सालों की तमन्ना पूरी हो गई थी। अरे हम तो क्या ही बताएं, हम कितने खुश हैं। अभी तो 8 ही दिन हुए हैं दिव्या को घर में आए, लेकिन हम तो 7वें आसमान में उड़ रहे हैं जैसे। अरे बस बस, मम्मी किसी को देखा है कि बहू के आने से कोई सास इतना खुश होती हो? अरे क्यों ना हो, सबको इतनी अच्छी बहू थोड़ी ना मिलती है। मम्मी जी, ये लीजिए आपकी चाय। हाँ हाँ लाओ बेटा। कावेरी ने अभी बहू के आने की खुशी मनाई ही थी कि दिव्या को एक फ़ोन आता है उसके मायके से कि उसकी दूर की ताया जी और ताई जी को उसकी बड़ी याद आ रही है, इसलिए वो आ रहे उनसे गुड़गांव में मिलने के लिए। अरे कोई बात नहीं दिव्या बेटा, तुमसे मिलने ही आ रहे हैं ना, कोई बात नहीं, हम उनकी अच्छे से खातिरदारी करेंगे। राहुल जाओ बाहर से नाश्ता और जूस लेकर आओ, हम दोनों रसोई का काम देख लेते हैं। ठीक है मम्मी। आकाश, तुम्हारे ससुराल से लोग आ रहे हैं, आज आधे दिन की छुट्टी ले लेना बेटा। ठीक है मम्मी। दिव्या बेटा, उनके खाने पीने में किसी भी बात की कोई कमी मत रखना, पहली बार आ रहा है तुम्हारे मायके से कोई। जी मम्मी जी। दिव्या के ससुराल वालों ने उसके ताया और ताई जी के लिए बहुत अच्छे से तैयारियां कर रखी थी, उनके खाने पीने की, उनके लिए तोहफे लाने से लेकर उनके शगुन तक की। लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि वो लोग दिव्या से मिलने नहीं बल्कि यहाँ रुकने आ रहे हैं। अरे बहन जी, आपको क्या बताए, दिव्या हमारी कितनी लाडली है। हमें तो ये हमारी खुद की बिटिया से भी ज़्यादा प्यारी है। बचपन में तो ये हमारे ही घर रहती थी हमेशा। ताया जी ताई जी तो हमारे घर से काफ़ी दूर रहते थे, मैं कब गई हूँ उनके घर। हमने सोचा दिव्या की शादी हो गई है, अब उसके बिना जी नहीं लग रहा था हमारा भी, तो सोचा उससे मिल भी लेंगे और गुड़गांव घूम भी लेंगे। और नहीं तो क्या। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारा सामान ज़रा कमरे में रखवा दो बिटिया। हाँ राहुल, ये इनका सामान अपने कमरे में रखवा दे। हाँ ठीक है। दिव्या के ताया जी और ताई जी वहाँ 8 दिन से रुके हुए थे, जिनकी खातिरदारी में पूरा परिवार लगा हुआ था। अरे बहन जी, आपने बहुत कर दिया। हमारी इच्छा तो बहुत है आपके साथ यहाँ रुकने की, लेकिन बिटिया का ससुराल है, ऐसा अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए दिल पे पत्थर रखकर कल की टिकट निकलवाई है। दिल पे पत्थर रखकर? हे भगवान, 8 दिन हो गए इन्हें यहाँ आए हुए। देखो तो ज़रा दिव्या बिटिया का मुंह कैसे उतर गया है हमारे जाने की बात सुनकर।
अरे बिटिया काहे चिंता करती हो, हम फिर आ जाएंगे। क्यों? मतलब कि कब कब आएंगे ताया जी? बहुत ज्यादा प्रेम कर दिए हमसे। अरे बिटिया चिंता ना कर, हम जल्दी ही आ जाएंगे और फिर 1 महीना रुकेंगे आपके पास। 1 महीना? अरे बेटा 1 महीना भी कम लग रहा है क्या तुमको? अरे दामाद जी आप बस ना गुड़गांव की मशहूर बर्फी, लड्डू और पड़े ले आइएगा, वो क्या है ना हमें गांव में देने हैं। जी जी, हम लेते हुए आएंगे ताया जी। 5 किलो तो बहुत ही हो गया बस दामाद जी। 5 किलो? अरे आपको कम लगे तो 1-2 किलो अपनी तरफ से ले आएंगे तो हम खुशी खुशी ले लेंगे, कोई बात नहीं बेटा। जी जी। दिव्या के ताया जी और ताई जी के जाने के बाद जैसे सबने राहत की सांस ली थी। राहुल को अपना कमरा वापस मिल गया। दिव्या और कावेरी आज बड़े दिनों के बाद बिना काम के बैठी थी। लगता है तुम अपने ताया जी और ताई जी के बहुत करीब थी। अरे नहीं मम्मी जी, हम कहाँ उनके इतने करीब थे। हमें तो ठीक से याद भी नहीं कि हम कब उनके घर खेलने जाया करते थे। उनकी बातों से तो लग रहा था जैसे तुम उनके बहुत करीब हो। अरे मम्मी जी, हमारे पापा के दूर दूर के 10 भाई हैं जो गांव के आसपास के गांव में ही रहते हैं, लेकिन हमें तो याद नहीं हम कभी उनके घर गए हो या मिले हो। तुम्हारे पापा के दूर के 10 भाई हैं? हाँ, आप कज़िन ब्रदर कह सकते हैं। इसका मतलब भाभी के 10 मायके वाले हैं। क्या बात है भाभी। हाँ, हमारी दिव्या तो 10 मायके की बहू है। हाँ, बस बाकी मायके वाले इसके ताया जी और ताई जी जैसे ना हो। दिव्या के ताया जी और ताई जी को गए हुए अब बस 1 महीना नहीं हुआ था कि एक रोज़ दिव्या को उसके चाचा जी और चाची जी का फ़ोन आता है कि वो दिव्या के पास कुछ दिन रहने के लिए आ रहे हैं। क्या? कितने दिन के लिए आ रहे हैं? कह रहे थे 10 दिन तो रुकेंगे ही। इसका मतलब है कि फिर से मेरा कमरा गया, अब मुझे फिर से हॉल में सोना पड़ेगा। अब क्या कर सकते हैं, बहू के मायके वाले हैं। आने वाले अतिथि का स्वागत करना हमारा फर्ज है। तुम्हारे चाचा जी और चाची जी तुम्हारे बहुत करीब थे क्या? अरे हमें तो याद भी नहीं कि वो दिखते कैसे हैं। आपको ये तक याद नहीं कि वो दिखते कैसे हैं? और वो आपकी याद में आपसे मिलने के लिए यहाँ तक आ रहे हैं। हाँ दिव्या, गजब है तुम्हारे मायके वाले सच में। अरे ठीक है ना, अब जो है सो है। चलो घर की सफाई कर लेते हैं, शाम को मेहमान आ जाएंगे। हाँ, हमारा कमरा भी साफ कर देना, वहीं तो रुकेंगे वो लोग। दिव्या के ससुराल वाले फिर से काम पे लग गए। घर की सफाई, मेहमानों के लिए कमरा तैयार करके रखना, उनके खाने पीने की सुविधा रखना। उन्होंने शाम तक सब कुछ तैयार कर लिया। इतने में दिव्या के चाचा चाची भी आ पहुंचे। अरे ये देखो, हमारी आंखों का तारा, हमारी बिटिया रानी दिव्या। तुम्हें पता है, तुम्हारी चाची जी के तो आंसू रुक ही नहीं रहे थे तुम्हें विदा करते वक्त। जहाँ तक हमें याद है चाची जी तो खाने में मशगूल थी। वो तो जब हम विदा हो रहे थे तब सामने भी नहीं आई थी, राबड़ी के पीछे लगी हुई थी। बड़ी ही मुश्किल से तुम्हें विदा कर पाए थे हम, इसीलिए तो इनसे कहे कि हमें बस मिलना है हमारी बिटिया से, हम और नहीं रह सकते। हम भी इन्हें और दुखी नहीं कर सकते थे, इसीलिए कहे कि चलो ले चलते हैं दिव्या बिटिया के घर, इसी बहाने गुड़गांव भी घुमाएंगे। वैसे यहाँ घूमने लायक बहुत कुछ है ना। अरे हम तो पहले ही टीवी पे सब कुछ देख लिए थे, ये देखो हम लिस्ट भी बना लिए हैं। इन्हें हमारी याद आ रही थी या गुड़गांव की? इतनी बड़ी लिस्ट बनाई है। इतना तो हम अपने ससुराल में नहीं घूमे जितना ये यहाँ घूमने आए हैं। अब एक काम करो बिटिया, हमारा सामान रख दो कमरे में, हम दोनों नहा लेते हैं और बढ़िया सा नाश्ता करने के बाद घूमने निकल जाएंगे, ठीक है? नाश्ते में क्या लेंगे चाचा जी? अरे हम दोनों बुजुर्ग क्या ज़्यादा खाएंगे। बेटा तुम एक काम करो, छोले भटूरे बना लो, 1-2 कचौरी तल देना और 2-4 आलू के पराठे और लस्सी का गिलास, बस और खाया नहीं जाएगा। बस बिटिया, हम दोनों की उम्र हो गई, अब ज़्यादा खा नहीं सकती, क्या करे? हाँ, ये ज़्यादा कहाँ है? कहते हैं मेहमान भगवान का रूप होते हैं, इसलिए उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रखनी चाहिए।
लेकिन वही मेहमान जब सर का दर्द बन जाए तो फिर उनमें भगवान नहीं कुछ और ही नजर आने लगता है। अरे बिटिया, 10-12 दिन कैसे बीत गए कुछ पता ही नहीं चला। हमसे पूछिए कैसे बीते हैं। बिटिया तुम उदास काहे हो रही हो? तुम कहो तो हम कुछ दिन और रुक जाएं। अरे नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं। क्या? अब मेरा मतलब आप हमारे साथ रुके तो हम आपको जाने नहीं दे पाएंगे ना चाची जी, आपको बहुत ही मिस करेंगे, इसलिए आप लोग जाइए अब ना, बस चले जाइए। बहुत ही ज्यादा प्यार करती है हमसे। हाँ, ये अपने हर मायके वाले से बहुत प्यार करती है। सच में इतना प्यार तो हमसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। अब बर्दाश्त से बाहर है इतना सारा प्यार। चलिए चाचा जी, आपकी ट्रेन का वक्त हो रहा है, आपको फेंक आते हैं। अब मेरा मतलब है आपको छोड़ आते हैं। हाँ हाँ जल्दी ले जाओ और ध्यान रखना बेटा वापस ना आए। मम्मी जी का मतलब है ट्रेन में आराम से चढ़ पाए। चलो बिटिया हम चलते हैं। जी जी जल्दी जाइए, कहीं ट्रेन ना छूट जाए, फिर यहीं रुकना पड़ेगा। दिव्या के चाचा चाची जी के जाने के बाद तो जैसे सब लोग बिस्तर पर ही गिर पड़े। दिव्या को एहसास हो रहा था कि उसके मायके वालों की वजह से उसके ससुराल वाले कितने परेशान हो रहे हैं, इसलिए उसने अपनी मम्मी को फ़ोन लगाकर सारी बात कह डाली। अरे हम तो पहले ही गए थे, तुम्हारे पापा के रिश्तेदार सारे ऐसे ही है, सबको बस ना खाने का मौका चाहिए। अरे मम्मी क्या बताए आपको, इतने दिन आकर रुक रहे हैं, इनको घुमाना, इनका नाश्ता पानी मिठाइयाँ, अरे हम तो परेशान हो गए बहुत। अरे ये तो तेरे ससुराल वाले अच्छे हैं कि तुझे कुछ कह नहीं रहे बिटिया। वो कितने परेशान हो रहे हैं आपको पता है, उनका ऑफिस, राहुल भैया का कमरा सब छीन जाता है, मम्मी जी को कितना काम करना पड़ता है। ये लोग ना ऐसे नहीं सुधरने वाले दिव्या, अब तुझे इनकी पूरी खातिरदारी करनी पड़ेगी। खातिरदारी और खातिरदारी? हाँ मेरी बात सुन ध्यान से। जानकी दिव्या को जो सलाह देती है, पहले तो दिव्या ने उसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जब उसके दूर के मोहन चाचा जी का फ़ोन आया तब उसने अपनी माँ का बताया पैंतरा अपनाया। अरे क्या बताया बिटिया, तुम्हारे ताया जी ने बताया कि वो आए थे तुमसे मिलने। मैं और तुम्हारी चाची भी सोच रहे थे कि तुमसे मिल ले। अरे मोहन चाचा जी आपको क्या बताऊं, मुझे ना आपकी बड़ी याद आ रही है, इसलिए आप चिंता मत कीजिए, मैं और मेरा पूरा ससुराल आपके पास ही आ रहे। क्या? मुझे पता है आप बहुत खुश है ना, इसलिए कुछ कह भी नहीं पा रहे। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं आज शाम ही आपके पास आ जाऊंगी। कहाँ जाने की बात हो रही है बेटा? चलिए सब लोग तैयार हो जाइए, हम जा रहे हैं घूमने। दिव्या अपने पूरे परिवार को लेकर मोहन चाचा जी के घर पहुंच गई और वहां पर आराम से 7 दिन रहने के बाद उसके चाचा जी और चाची जी बड़े परेशान से हो गए थे उनकी सेवा करते करते। अब इन्हें समझ में आ गया होगा कि मेरे ससुराल वाले कितने परेशान हो जाते हैं। भाई साहब आपने तो हमारी बड़ी सेवा की। चाचा जी अब आपका मन भर गया है ना मेरी याद से, अगर अभी दुखी है तो मैं और रुक जाती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, ससुराल ही अपना घर होता है, हमारा क्या है, हम तो याद करते ही रहते हैं। हाँ बिटिया, अब तुम अपने ससुराल में खुश रहो। हाँ हाँ, पर जब भी आपको मेरी याद आए कह दीजिएगा, हम सब आपके पास आ जाएंगे। दिव्या ने अपने मायके वालों को समझा दिया कि किसी के घर जाकर वहाँ सेवा करवाना कितना आसान है और सेवा करना कितना मुश्किल। इस बात को अभी 1 महीना हुआ ही था कि दिव्या की कोई बुआ जी का फ़ोन आता है कि उसे भी दिव्या की बड़ी याद आ रही है, इसलिए वे उनके पास आ रहे हैं। लेकिन अब तो दिव्या समझ चुकी थी। अरे बहू ये सामान क्यों पैक कर रही है? मम्मी जी चलिए, हमें घूमने जाना है। इसका भी अलग सुख है जब आपकी बहू 10 मायके वाली होती है तो। दिशा दुल्हन बनकर दरवाजे पर अपने पति के साथ खड़ी होती है और उसकी सास गीता उसकी आरती उतार रही होती है। परंतु ये क्या, दिशा थोड़ी परेशान लग रही है। अपनी बहू को परेशान देखकर गीता दिशा से कहती है, अरे क्या हुआ बहू, इतनी परेशान क्यों है तू? अरे अपने ससुराल में ही आई है, कहीं और नहीं। जी माँ जी। अरे क्या जी माँ जी कर रही है? अब अपना दाया पैर आगे करके कलश को गिरा और घर में प्रवेश कर।
गीता दिशा को घर में प्रवेश करने के लिए कहती है, परंतु ये क्या, गीता को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी सास क्या कह रही है। एक बार फिर गीता दिशा से कहती है, अरे बहू तू घबरा क्यों रही है, ये भी तेरा घर है। चल अब अपना दाया पैर आगे कर और कलश को गिराकर अंदर आ जा। क्या बोला माँ जी ने, खाजा? पर क्या खा जाओ, या तो कुछ है ही नहीं खाने को। तभी दिशा की नजर आरती की थाल में रखी मिठाई पर पड़ती है और वो खुद से कहती है, लगता है आरती की थाल में जो मिठाई रखी है माँ जी उसे खाने की बात कर रही है। ये सोचकर दिशा पूजा की थाली में रखी मिठाई उठाकर खा लेती है। गीता हैरान। उसके बाद वो चिल्लाते हुए दिशा से कहती है, अरे बहू थोड़ा सब्र रख, घर में आने के बाद तू चाहे जितनी मिठाई खा जाना, पर अभी पहले अपना दाया पैर आगे करके इस कलश को गिरा और घर के अंदर आ। गीता जब ये बात चिल्लाकर बोलती है तो दिशा को सुनाई दे जाता है। दरअसल दिशा को ऊंचा सुनने की आदत है। उसके सामने कोई भी आराम से बात करता तो उसे कुछ सुनाई नहीं देता, या तो फिर उसे उल्टा सुनाई देता, और उसे जो सुनाई देता है वो वही करती है। अब दिशा गृह प्रवेश करती है। अगले ही दिन दिशा की पहली रसोई होती है, इसलिए गीता दिशा के कमरे में जाती है और उससे कहती है, बहू आज तेरी पहली रसोई है, तो आज तुझे ही खाना बनाना होगा। क्या कहा माँ जी आपने? गाना? हाँ, गाना तो मुझे बहुत अच्छे से आता है, गाना सुनाओ क्या? इतना बोलकर दिशा अपना गाना अपनी सास को सुनाने लगती है। सासू जी तूने मेरी कदर ना जानी, बहू को ना तूने बहू समझा नौकरानी। सासू जी तूने मेरी कदर ना जानी। अपनी बहू का ये बेसुरा गाना सुनकर गीता को बहुत गुस्सा आता है दिशा पर। वो फिर से गुस्से में कहती है, हे भगवान, ये कैसी बहू मिली है मुझे। अरे बहू, मैंने तुझे गाना नहीं खाना बनाने को बोला है, खाना। एक बार फिर जब गीता ऊंचा बोलती है तो दिशा को सुनाई देता है और वो अपनी ऊंची सुनाई देने वाली आदत को छुपाने के लिए गीता से कहती है, माँ जी वो तो मुझे पता है, आपने मुझे गाना नहीं खाना बनाने को कहा है, पर वो क्या है ना, मुझे गाना गाना बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको अपना एक गाना ही सुना दूँ। हाँ हाँ ठीक है, अब जाकर रसोई में खाना बना। इस तरह गीता वहां से चली जाती है। गीता के जाने बाद दिशा खुद से कहती है, हे भगवान, आज तो मैं बच गई, पर इस तरह मैं कब तक बचती रहूंगी? एक ना एक दिन माँ जी को पता चली जाएगा कि मुझे ऊंचा सुनाई देता है। इतना बोलकर दिशा रसोई घर में जाकर काम करने लगती है, तो वहीं दूसरी ओर गीता अपने कमरे में बैठी दिशा को आवाज लगाती है, अरे बहू खाना बनाया नहीं। इस तरह गीता बार बार दिशा को आवाज देती है, पर दिशा तो सुनती ही नहीं। गीता कमरे से बड़बड़ाती हुई बाहर निकलती है। पता नहीं भगवान, ये कैसी बहू मेरे पल्ले बांध दी है। कितनी देर से आवाज लगा रही हूँ पर महारानी तो सुनी नहीं रही। जरा देख करता हूँ क्या कर रही है। इस तरह से गीता रसोई में जाती है, जहाँ वो देखती है कि दिशा बड़ी ही आराम से किचन में काम कर रही है। ये देखकर गीता खुद से कहती है, बेकार में ही मैं बहू पर गुस्सा हो रही थी। इतना बोलकर वो निशा के पास जाती है और खाने की खुशबू को सूंघते हुए दिशा से कहती है, खाने की खुशबू से लग रहा है बहू तूने आज बहुत लाजवाब खाना बनाया है। इस बार गीता दिशा के बिल्कुल बगल में होती है, लेकिन फिर भी दिशा गीता की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देती। ये देखकर गीता को थोड़ा अजीब लगता है और वो अपनी बहू के कंधे पर हाथ रखकर उसे कहती है, अरे बहू कहाँ खोई हुई है? मैं कब से तुझसे बात कर रही हूँ और तू कोई जवाब ही नहीं दे रही। गीता बार बार दिशा से कुछ बोल रही होती है, परंतु दिशा को कुछ सुनाई नहीं देता। उसे खाली दिखाई दे रहा होता है तो उसकी सास के हिलते हुए होठ। ये देखकर वो मन ही मन कहती है, मुझे तो समझ में नहीं आता लोग इतना धीरे से क्यों बात करते हैं। अब क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा माँ जी क्या बोल रही हैं। अब मैं उनकी बातों का क्या जवाब दूं? अरे क्या हुआ बहू, कौन से ख्यालों में है? कुछ बोलेगी भी या नहीं? रो कौन रहा है माँ जी? लगता है आपको गलतफहमी हुई है। दरअसल ना मैं प्याज काट रही थी, इसलिए मेरी आंखों में आंसू आ गए होंगे। दिशा की बात सुनकर अब गीता समझ जाती है कि उसकी बहू थोड़ा ऊंचा सुनती है, जिसके बाद गीता अपनी बहू से कहती है, बहू मैंने तुझसे पूछा तू किस ख्यालों में डूबी है? क्या कहा माँ जी आपने?
कोई डूब रहा है? कौन डूब रहा है माँ जी? दिशा की ये बात सुनकर गीता और तेज बोलती है। अरे नालायक, मैं तुझसे बोल रही हूँ कि तू किस ख्यालों में खोई है। तुझे ऊंचा सुनने की आदत है क्या? मैं किसी सोच में डूबी हूँ। भगवान का शुक्र है कि तुझे सुनाई तो दिया, वरना मुझे तो लगा था कि आज चिल्ला चिल्ला कर मैं ही गूंगी हो जाऊंगी। इस तरह से गीता अब दिशा को जोर जोर से बोलकर उसे खरी खोटी सुनाने लगती है, जिसके बाद दिशा उदास होकर सारी सच्चाई अपनी सास को बताती है। माँ जी मुझे माफ करना, पर मेरे घर वालों ने और मैंने आप लोगों से एक सच्चाई छुपा कर रखी है। वो ये कि मैं थोड़ा ऊंचा सुनती हूँ। अरे इसे थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा बोलते हैं। जोर जोर से बोलकर मेरी तो सांस ही अटक गई है। अब जल्दी से एक गिलास पानी पिला। नहीं माँ जी, मैं कुछ नहीं पीती। मैंने तो बस आपसे एक ही सच छुपाया था और वो भी मैंने आपको बता दिया। ये सुनकर गीता अपने सर पर हाथ रखकर किचन से चली जाती है और कहती है, हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो गया? अब मैं क्या करूं? इस तरह से गीता अपनी फूटी किस्मत को कोसने लगती है और कुछ देर बाद अपने बेटे तरुण को फोन करती है। तरुण एक इंडियन आर्मी में था और इस वजह से शादी होती ही कुछ दिन बाद बॉर्डर पर चला गया था, जिस वजह से वो भी दिशा की सच्चाई से अनजान था। परंतु गीता अपने बेटे को फोन करके दिशा की सच्चाई बता देती है। तब तरुण अपनी माँ से कहता है, माँ, शादी तो हो चुकी है, अब जैसी भी है दिशा मेरी बीवी है और इस घर की बहू भी, इसलिए अब वो इसी घर में रहेगी। अपने बेटे की बात सुनकर गीता भी दिशा को अपना लेती है। इसी तरह से कुछ महीने बीत जाते हैं, परंतु दिशा के ऊंचे सुनने की आदत से गीता को काफी परेशानी होती है। ऐसे ही एक दिन गीता टीवी में एक मशीन देखती है, जिसे लगाने के बाद बहरों को भी सुनाई देने लगता है। अब क्या था, गीता बिना कोई देरी करे उस मशीन को अपनी बहू के लिए मंगवा लेती है और मशीन लेकर बहू के पास जाती है। बहू, ये देख, मैं तेरे कानों के लिए ये मशीन लेकर आई हूँ। इसे लगाने के बाद तुझे सब कुछ साफ साफ सुनाई देगा। क्या माँ जी? सांप? कहाँ है सांप? इतना बोलकर दिशा बेड पर खड़ी हो जाती है और इधर उधर सांप को देखने लगती है, जिसके बाद गीता उस मशीन को दिशा के कान में लगा देती है। बहू, यहाँ कोई सांप नहीं है। मैं तेरे कानों के लिए ये मशीन लेकर आई हूँ, जिसे लगाने के बाद तुझे सब कुछ साफ साफ सुनाई देगा। माँ जी आपने बिल्कुल सही कहा। इस मशीन को कान में लगाने के बाद तो मुझे सब कुछ साफ साफ सुनाई दे रहा है। अब मशीन की मदद से दिशा को सब सुनाई भी देने लगता है और गीता को भी अपनी बहू के सामने जोर से नहीं बोलना पड़ता।